बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4 ICND 2। और जनाबे वाला यहाँ से आगे अब हम शुरू करेंगे स्पैनिंग ट्री। मुझे यहाँ बड़ी सी आह भरनी चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए कि ये स्पैनिंग ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था, और मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने CCNA कर लिया और उसके बाद दोबारा स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले मुझे दोबारा एक कंपनी में काम करने का इत्तेफाक हुआ जहाँ बहुत अजीबोगरीब किस्म का नेटवर्क लगा हुआ था। ठीक है, 100-200 प्लस स्विचेस लगे हुए थे और मुझे दोबारा स्पैनिंग ट्री खोल के पढ़ना पड़ा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरे ख्याल में आप दोबारा इसकी तरफ रेफ़र करोगे क्योंकि ये एडवांस हो रहा है और न्यूअर वर्ल्ड के अंदर जो है इससे भी जान छुड़ा के एक और नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जा रहा है। इट्स नॉट अवर टॉपिक, हमारा टॉपिक सिर्फ स्पैनिंग ट्री पढ़ना है। और स्पैनिंग ट्री जिस तरह ये ICND 1 के IP एड्रेसेस के सबनेटिंग पोर्शन के इक्वल की चीज़ है। ठीक है, इस इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइक IP एड्रेसेस। जिस तरह सबनेटिंग आती है आपकी ICND 1 के अंदर, इसी तरह स्पैनिंग ट्री आपके ICND 2 के अंदर आपका दिमाग खाएगा। ठीक है, और ये बताता चलूँ कि इस एन अदर स्किल दैट यू नीड टू हैव इन योर नेटवर्क। ये एक नया इलम है या नई टेक्नोलॉजी है जो आपको लर्न करनी पड़ती है अपने नेटवर्क में। अगर आपका एक ऑफिस है जिसमें 150 यूज़र हैं, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होगी। ठीक है, और जिस तरह ही आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है, यू हैवीली रिलाई ऑन दैट वन, आप इस पर रिलाई करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये बहुत सारे ICND के टॉपिक्स में से ऐसा टॉपिक है जो मुझे पढ़ाने से पहले भी एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ता है। ठीक है, मैं एक जगह सिस्को एकेडमी के अंदर गया इंटरव्यू देने के लिए एज ए इंस्ट्रक्टर। मैं जॉब कर रहा था मगर पार्ट टाइम जॉब। ठीक है ना, पैसा कमाना हम सबका मकसद होता है, तो मैं कुछ ज़्यादा लालची था, तो अभी भी हूँ। तो खैर, मैं वहाँ गया और उन्होंने वहाँ CCI लेवल के बंदे बैठे हुए थे एंड दे आस्क मी टू प्रेजेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड आई गॉट बूम। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मगर जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इट वाज इजी। मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, तो उस वक्त भी मुझे मुश्किल लगा टॉपिक एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेरिएशंस है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको एज मच एज सिंपल रखा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे और आप बीच में जाके कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मेरी मेरी कोशिश होगी मैं से 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट करूं। तो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। एक आइडियल नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है? ठीक है, अभी हम आइडियल नेटवर्क डिज़ाइन से बाहर निकल के एक सिंपल डिज़ाइन की बात करते हैं। मैं एक कंपनी में गया, कंपनी जो सी थी वो छोटी सी थी और उसने कहा कि मेरे पास ना 10 या 15 यूज़र हैं और उन्हें हमने ना नेटवर्क करना है। बल्कि ये बताता चलूँ, मैंने अभी साथ ना एक शरबत का गिलास रखा है क्योंकि मुझे पता है मैं स्पैनिंग ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने पूरी ICND 1 सीरीज के अंदर एक गिलास पानी का नहीं रखा, मगर इसके साथ रखा हुआ है। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना कंफ्यूज हूँ ये पढ़ाते हुए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, आप आई एम बिट मोटिवेटेड, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो तो जनाबे वाला आपका जो बॉस होता है या आप खुद ही कंपनी में बॉस होते हो और आपने जी 10 बंदों को कनेक्ट करना है, तो आप बाज़ार जाते हो और बाज़ार से एक छोटा सा डीलिंग का स्विच उठा के ले आते हो, अनमैनेजेबल। ठीक है, और आपने ना अपनी कंपनी में जो 10 के 10 यूज़र्स हैं ना वो कनेक्ट करा दिए। थोड़े अरसे बाद जो आपकी कंपनी है उसका बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू होता है। से आप लोग जी मोबाइल एसेसरीज़ या मोबाइल के कंपोनेंट्स या कुछ चीज़ें बेचते हो, लैपटॉप के कंपोनेंट्स बेचते हो। ठीक है, आपने छोटा सा बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद अल्लाह ने बरकत दी और आपका बिज़नेस एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो थोड़े अरसे बाद आपके जो 10 यूज़र्स हैं वो 100 यूज़र्स हो गए। तो अब आपने 100 यूज़र्स को जब नेटवर्क देना है, तो आपने कहा ये 24 पोर्ट का स्विच था, आपने एक और स्विच लगा दिया। ठीक है, और इस 24 स्विच के पोर्ट के आगे फिर एक 48 पोर्ट का स्विच लगा दिया। तो आपने रफली 100 यूज़र्स को एकोमोडेट कर लिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट 100 नहीं बनते मगर फिर भी। ठीक है, तो आपकी कंपनी एक्सपेंड हो रही है और आप दिन ब दिन ना स्विच लगाते जा रहे हैं और कनेक्ट करते जा रहे हैं, मगर इनसाइड योर हार्ट आपको पता है कि ये थोड़े अरसे के बाद ना को मसला होना है और ये नेटवर्क बैठ जाना है। ठीक है, हुआ क्या कि आज आपने नया डिपार्टमेंट खोला।
ठीक है, अब आपके बॉस ने कहा जी अब हम बहुत बड़ी कंपनी हो गए और हमें एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, आप एचआर डिपार्टमेंट को ये स्विच दे दो, और वहाँ पे 20-22 जो यूज़र एचआर के हैं, अकाउंट्स के हैं, वो बैठ के। अब शाम को क्या होता है कि नेटवर्क की ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या आपने कॉपर लगी हुई थी, कॉपर डैमेज हो गया, कुछ हो गया, और उसके बाद ना आपका नेटवर्क दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। ठीक है, आप कहते हो यार मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं कि बॉस आपका बुला लेता है आपको, कहता है ये क्या मसला है, आप बताते हो कि जी नेटवर्क जो है वो डेजी चेन हो गया है, एक स्विच के आगे एक स्विच, एक स्विच के आगे एक स्विच, एक स्विच के आगे एक स्विच लगा हुआ है, और डेजी चेन नेटवर्क हो गया। अब ये इसमें कहीं भी एक फाइबर या एक कॉपर कटती है और आपका नेटवर्क बैठ जाता है, या आपका नेटवर्क दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। तो आपके बॉस ने कहा अच्छा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इस नेटवर्क को थोड़ा सा रिलायबल करो। तो आपने कहा ठीक है, मुझे समझ आती है कि हमारे पास जो 100+ यूज़र है, तो मैं सर आपको सजेस्ट करता हूँ कि अभी ना हम फ्यूचर फोर्स ही कर रहे हैं कि 200 यूज़र्स हो जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम ना अब ये डी लिंक या दूसरे स्विच से उठ के सिस्को के स्विच ले लें, क्योंकि मैंने CCNA पढ़ना शुरू कर दिया, ICND1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे अच्छे स्विचेस चाहिए, आप अच्छे स्विच लेते हो। ठीक है, और अब आपने जो है वो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया, 3 स्विचेस लिए आपने, उन्हें कनेक्ट किया आपस में कुछ यूं करके। ठीक है, ये तो वही डेजी चेन हो गया, मगर आपने उसके साथ क्या किया कि एक और केबल उठा के ऊपर कनेक्ट कर दी, यानी इन केस अगर ये केबल डिस्कनेक्ट होती है तो यू स्टिल हैव अ रिडंडेंट राउट। ठीक हो गया, आपने अपने नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट कर दी। फिर थोड़े अरसे बाद आपको ख्याल आता है कि यार अगर ये स्विच अभी इतना रिलायबल नहीं है, क्यों ना मैं और बेटर नेटवर्क बनाऊं, क्योंकि 1000 यूज़र हो गए हैं, अब 1000 यूज़र के लिए फिर मल्टीपल रिडंडेंसी है। तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो और एक सिस्को का 4500 या 6500 का स्विच खरीद लेते हो। ये इसकी पावर सप्लाई है, ठीक है, ये पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई, और इसके अंदर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये फाइबर के मॉड्यूल्स हैं, और आप क्या करते हो, ठीक है, मैं बड़ा आराम से रिलैक्स करके आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये लो जी, आपने कहा जी ये अब मेरे पास बड़ा अच्छा नेटवर्क हो गया, और उसकी वजह यह है आपके पास रिडंडेंट पावर सप्लाई है यहाँ पे, और आपने यहाँ से एक फ़ाइबर खींची, आपने इस स्विच को दे दी, एक फ़ाइबर खींची, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, और एक फ़ाइबर खींची, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और थोड़े अरसे के बाद इन सारे स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर थोड़े अरसे बाद आपको ख्याल आया कि अब हम अपना डाटा सेंटर ही बना लें, क्योंकि कंपनी बड़ी स्पीड से एक्सपेंड कर रही है, और आपने फिर उसके बाद एक और स्विच रखा। ठीक है, और मज़ीद रेजिलियंस प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने अब इस स्विच से एक केबल फाइबर यहाँ पे लगा दी, एक स्विच से अपलिंक यहाँ पे लगा दिया, और एक स्विच से अपलिंक यहाँ पे लगा दिया, और इन दोनों के दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, और इनके दरमियान एक हैवी ड्यूटी बैंडविड्थ का लिंक बना दिया, विच इज़ कॉल्ड ईथर चैनल। जब आप दो लिंक्स को इकट्ठा कर देते हो दैट इज़ कॉल्ड ईथर चैनल। ठीक है, लाइक आपके पास 1 गीग का लिंक था, आपने कहा नहीं मुझे जी 2 गीग का लिंक चाहिए, तो आप दो फाइबर्स को इकट्ठा जोड़ देते हो। ठीक है, आपने फिजिकली दो फाइबर्स ही लगानी है, उनको टेप टूप या ग्लू नहीं लगानी। ठीक है, सिर्फ केबल्स कनेक्ट करनी है, और फिर उनको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करना है कि ये दोनों जो फाइबर के इंटरफेसेस हैं ये एक चैनल है, दैट इज़ कॉल्ड ईथर चैनल। ठीक हो गया, अब आपके पास रेजिलियंस नेटवर्क हो गया, जस्ट इन केस अगर ये स्विच डाउन हो जाता है पूरे का पूरा, या ये फाइबर डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपके इस स्विच के पास दूसरा राउट है। अगर ये स्विच डाउन हो जाता है डेफिनेटली आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप दूसरा स्विच लगाओगे, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हो फर्दर हो। ठीक हो गया, तो इन तमाम एक्सपेंडिंग नेटवर्क और बड़े नेटवर्क के लिए सिस्को ने एक डायग्राम मॉडल दिया विच इज़ कॉल्ड 3 लेयर मॉडल। ठीक है, सिस्को हायरार्किकल 3 लेयर मॉडल, मैंने अगर आपको याद हो मैंने आपको पिछली जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ये सारा डिफ़ाइन किया था। ठीक है, मगर उसको मैं ज़रा स्पीड से गुजर गया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा उसको तसल्ली से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इसको हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पैनिंग ट्री की बुनियाद डालने लगा हूँ। ठीक है, मैंने बात की कि हमने ईथर चैनल बनाया, हमने यहाँ पर जी एक ईथर चैनल बना दिया। ठीक है, और इधर से फिर एक स्विच की कनेक्शन इधर बनाया, फिर इसी स्विच का कनेक्शन इधर बनाया, फिर इसी स्विच का कनेक्शन इधर बनाया, और इस स्विच का कनेक्शन इधर बनाया। अगर मैं इन तमाम स्विच से यूँ कनेक्शन बनाऊँ तो बहुत गंद भेजेगा, मगर मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर एक पैकेट ये यहाँ से निकला तो वो यहाँ से निकल के और सर्वर के पास चला जाएगा। से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सर्वर जो सा है, सर्वर का स्टैक कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आइडियली डिपेंड्स कि आपने स्टैक कहाँ लगाना है, तो फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसी सी कनेक्टिविटी हुई होगी। ठीक है,
अब अगर यहाँ से एक यूज़र ने इस सर्वर को एक्सेस करना है तो वो ये उसका पैकेट यहाँ से निकलेगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीन इंक ले लेता हूँ। उसका पैकेट ये यहाँ से निकलेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास से इधर और सीधा इस सर्वर के पास। अगर रास्ते में ये मशीन डाउन हो जाती है, ये स्विच डाउन हो जाता है, इसके पास एक अल्टरनेट राउट है जिसे मैं ब्लू कलर में बनाता हूँ कि उसकी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और फिर कहाँ से जाएगी, सॉरी, यहाँ से भी जा सकती है, और अगर इन दोनों के बीच में एक और ईथर चैनल है तो यहाँ से भी जा सकती है। ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये भी स्विच डाउन हो जाता है, फिर भी उसके पास एक और अल्टरनेट राउट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मकसद बताने का यहाँ पर ये है कि आपके पास देखो रेजिलियंस कितनी है अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, मोर रेजिलियंट नेटवर्क हो गया, मोर लेयर्ड अप्रोच होगी। लेयर्ड अप्रोच होगी, लेयर्ड अप्रोच से मुराद कि अगर आप ट्रबल शूटिंग करने बैठो इस नेटवर्क को, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है। ठीक है, आप देखोगे कि इस लेयर पे तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आपको इस लेयर पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर आप इस लेयर पे देखना शुरू करोगे। अगर इस लेयर पे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर आप इस लेयर पे प्रॉब्लम देखना शुरू करोगे। तो इट्स अ लेयर्ड अप्रोच, इजी टू ट्रबल शूट और इजी टू एक्सपेंड। कल को आपको पता चलता है, से मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा एक फ्लोर है मेरा, कल को मेरा मैनेजर या कोई और आके कहता है कि एक और हमने फ्लोर को कनेक्ट करना है, तो आप ये यहाँ पे एक स्टैक बनाते हो और उसको एक केबल यहाँ से जोड़ देते हो और एक केबल, या आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया होगा कि हमने हर स्टैक को, ठीक है, स्टैक को मतलब एक स्टैक मतलब एक कैबिनेट के अंदर 3-4 स्विचेस लगे हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैक। ठीक है, एक स्टैक को जो है वो 2 अपलिंक्स बना दिए, आधा स्टैक इधर से केबल डाटा भेज रहा होगा, आधा स्टैक इधर से डाटा भेज रहा होगा, या स्टैक एक साइड से डाटा भेज रहा होगा और एक साइड उसने एज अ बैकअप रखा हुआ होगा। ठीक हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो से हैं बेस कर रहे होते हैं आपके रेजिलियंस नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, लेयर्ड अप्रोच हमने डिस्कस कर ली कि लेयर्ड अप्रोच है, सारा का सारा आर्किटेक्चर जो सा है वो लेयर्ड है, और उसके बाद ईथर चैनल है, और रिडंडेंसी या रिडंडेंट कनेक्शन की बात की कि अगर प्राइमरी कनेक्शन यहाँ पे है तो रिडंडेंट कनेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका प्राइमरी कनेक्शन यहाँ पे है और उसका रिडंडेंट कनेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस एक्सेस लेयर पे नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्को की एक प्रैक्टिस है विच इज़ नोन एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि इस एक्सेस लेयर के ऊपर अगर मेरे पास से एक लिंक है तो इस लिंक को 100 MB का लिंक है, तो इस लिंक को कितना यूज़ होना चाहिए, एवरेज इसकी यूजेज कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड 1:20। ठीक है, कि जितनी बैंडविड्थ है उससे 20% उसका उसका 1/20 हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो 100 MB का 1/20 हिस्सा मेरे ख्याल में 5 MB बनता है। तो अगर ये लिंक 5 MB से ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो इसका मतलब है आप इसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। आप सोचोगे सर 100 MB का लिंक है, मैं उस पर 5 MB से ज़्यादा डाटा नहीं भेज सकता, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, दैट इज़ द कोर ऑफ डिज़ाइनिंग। ठीक है, आप इसको 100% भी यूटिलाइज कर सकते हो। उसका नुकसान क्या होता है, देखो, अगर मेरे पास ये 48 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, अब 48 पोर्ट को, हर एक पोर्ट को मैं 100 meg देता रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी डाटा बैंडविड्थ बनती है, 48 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, इज इक्वल टू 4800 4800 MB विच इज़ इक्वल टू 5 GB। ठीक है, और ये जो आपका अपलिंक होता है ये तो 1 GB का होता है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर अपलिंक तो 10 GB का भी हो सकता है, मगर 10 GB का स्विच इतना सस्ता नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी एक्सेस लेयर की ट्रैफिक जो सी है वो 100 meg नहीं होती। कभी आपने 100 meg यूटिलाइज करके देखा है नेटवर्क के ऊपर, आपका इंटरनेट का कनेक्शन 1 meg का, 2 meg का, 5 meg का, 30 meg का होता है। ठीक है, यूरोप में यानी नॉर्मली हमें 30 meg मिल रही होती है फाइबर पे। ठीक है, और यहाँ पे 5% या 5 meg यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी हर वक्त कॉन्टीन्यूस यूटिलाइजेशन हो। अगर आप कभी नेटवर्क के इंटरफेस का ग्राफ निकालो, और ये मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 meg आता है, तो आपका ग्राफ कुछ यूँ होता है। ठीक है, और ये आपकी 5 meg की लाइन है। ठीक है, आप रफली 5 meg बहुत थोड़ी देर के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हो। ठीक है, आप ज़रा 10 GB का डाटा एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसफ़र करके देखना और मुझे बताना कितने % यूटिलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। अगर आपके
एक्सेस लेयर पे 5 मैक से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप कहोगे कि यार मैं आप अपनी एक्सेस लेयर को ओवर सब्सक्राइब करा रहे हो, तो उसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ से ईथर चैनल स्टैब्लिश कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप एक्सेस लेयर पे कर नहीं सकते। नॉर्मल डिज़ाइन के तहत ओवर सब्सक्रिप्शन 1:20 होती है, यानी 5 मैक से ज़्यादा डाटा नहीं होना चाहिए आपकी एक्सेस पोर्ट के ऊपर। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे चले जाते हो तो वही 1 गिग का लिंक कितना यूज़ होना चाहिए या 100 मैक का लिंक कितना यूज़ होना चाहिए, 25 मैक्स कॉन्टीन्यूस डाटा होना चाहिए। मैं इन स्पाइक्स की बात नहीं कर रहा, इन स्पाइक्स की मैं बात नहीं कर रहा, स्पाइक्स पे वरी नहीं करना। आपने कांस्टेंट डाटा देखना है कि कितना है। अगर लाइक आपका कांस्टेंट डाटा है लाइक ये 5 मैक्स है, ठीक है, और आपका डाटा रफली यहाँ पे फिर रहा है, तो इसका मतलब आप अपना ये लिंक अपग्रेड करो। अगर आप 10 मैग या 100 मैग है तो इसे 1 गिग कर लो। 5% से ज़्यादा जो उनसे यह है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए कांस्टेंट एक्सेस लेयर पे। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे चले जाते हो तो वो जो सा है वो 100 मैग 1:4 हो जाती है। और जब आप कोर पे चले जाते हो तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिस्को की रिकमेंडेशन है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आपका बजट पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या करना। अगर आपकी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक आप नासा हो, ये डोंट केयर। आप घर डेस्कटॉप के ऊपर 10 गिग की बात कर रहे हो तो आप कहते हो मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसकी बैंडविड्थ ही 10 गिग हो, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके पास बैंडविड्थ कम है या आपका इंटरनेट का आपकी जो केबल है, इंटरनेट भूल जाए, इंटरनेट में बोलता हूँ, फिर आप लोग सारे वो PTCL DSL पे फंस जाते हो, ठीक है। मैं इंटरनेट नहीं बोल रहा, गलती होगी, माफ़ी दे दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी केबल जो सी है वो 1 मैग की लगी हुई है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, और आपके कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। उसकी वजह ये होती है वो सारा टाइम जो है बेचारा वो डाटा ट्रांसफर पे लगा देता है। अगर उधर ही 1 गिग की केबल लगी हुई है और आपने ट्रांसफर 10 MB करना है तो फास्टर करेगा और आपके CPU पे लोड भी नहीं पड़ेगा, उसका बफर बड़ा होगा, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, वो एक चंक में बड़ा पैकेट भेजेगा, जान छूटेगी उसकी, ठीक हो गया। याद है वो सीरियल कनेक्शन जो 56 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन होता था, उसमें हम क्या करते होते थे, सबको पता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बच्चे हैं तो उनको नहीं पता, तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। पर ये एक हमारा नॉर्मल जब बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो उसके अंदर ये सिचुएशन होती है। और जब हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो हम लोग रिडंडेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे जो जिस बात से मैं तमहीद बांधना चाहता हूँ, जो लिंकेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो इसकी बात है, रिडंडेंसी, रिडंडेंट कनेक्शन। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, आपकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं, तो आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। आप अब अवेलेबिलिटी और स्पीड और आईटी के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर वट एवर बिजनेस योर कंपनी इज डूइंग। जब आपकी कंपनी के अंदर 1000-5000 एम्प्लॉय हो रहे हैं तो इसका मतलब आप झक नहीं मार रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। जब आप कुछ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो फिर आप टेक्नोलॉजी पे हैवीली रिलाई कर रहे हैं, और जब आप टेक्नोलॉजी पे हैवीली रिलाई कर रहे हैं तो आपको फिर टेक्नोलॉजी को रिडंडेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। लाइक आपने यूपीएस लगा दिया, आपने दो अपलिंक्स ले लिए, आपका एक इंटरनेट बंद होता है, आपके पास दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन है, दूसरा भी बंद हो जाता है, तीसरा सेटेलाइट का कनेक्शन है, सेटेलाइट से डाउनलिंक आ रहा है, और ब्ला 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 ब्ला, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो ICND1 के अंदर हमने स्पैनिंग ट्री को थोड़ा सा टच किया था। उसकी वजह यह थी कि जो बंदा ICND1 सिस्को सर्टिफाइड CCENT, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एंट्री लेवल टेक्नीशियन, आई थिंक CCENT, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री लेवल टेक्नीशियन, ठीक है, मेरे ख्याल में यही एब्रीवेशन बनता है। सॉरी यार, एब्रीवेशन नहीं याद, CCNA का पता है मुझे अच्छा, तो वो एंट्री लेवल टेक्नीशियन अगर किसी कंपनी में जाता है या किसी कंपनी में वो 100-50-200 यूज़र है, उन्हें रेजिलियंस, कनेक्टिविटी, मल्टीपल लिंक्स की टेंशन नहीं है उन्हें, ठीक है। उन्होंने बस एक नेटवर्क स्विच चलना चाहिए था, उन्होंने एक नेटवर्क टेक्नीशियन रखा है जो सारा कुछ करता, ठीक है। तो बार ये स्टोरी है। तो CCNA लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसी कंपनी में काम कर रहा है जिसके पास 3000-4000 यूज़र हैं, उनके पास मल्टीपल अपलिंक्स हैं, एक लिंक बैठता है, दूसरा लिंक चलता है, और रेजिलियंस है। अब ये रेजिलियंस बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, रिडंडेंसी आपको बहुत अच्छी लग रही है, एक लिंक चलता है, दूसरा बैठ जाता है, पहला चलने लग जाता है, पहला बैठता है, दूसरा चलने लग जाता है। पर जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये स्विचिंग के अंदर बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग जूझ रहे हैं और इससे ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये मेरे पास रिडंडेंट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो हुआ ये, इस कंप्यूटर ने, आपको पता है स्विच कैसे बिहेव करता है, मैंने कहा यहाँ मेरा HR का डिपार्टमेंट बैठता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पेरोल का डिपार्टमेंट बैठता है, ठीक है,
और HR और पे रोल के बीच में ना मैंने 2 लिंक्स बना दिए। अगर इन केस पहला लिंक डाउन हो जाता है तो मैं दूसरे लिंक से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने रेजिलियंस तो बना दी नेटवर्क के अंदर, अब मसला क्या आता है ये देखते हैं। हाँ, जूस पिया मैंने। अच्छा, तो जनाब मसला ये आता है कि आप भी जूस पी लो भाई, नाराज़ ना हो मेरे से, ठीक है। वी कैन टेक अ ब्रेक, आप तो कभी भी पास कर सकते हो वीडियो और जाके जूस पी लो, ठीक है। तो अब जूस पी के पढ़ाने का भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, तो जो का पार्ट। अच्छा, अब आपने जब इस पीसी ने कहा, इस पीसी ए ने कहा कि भैया मैंने ना ये पीसी बी से बात करनी है, कंप्यूटर बी से बात करनी है, ठीक है। इसका डाटा यहाँ से निकलता है, स्विच में जाता है, और स्विच अपने मैक टेबल के अंदर एंट्री देखता है, उसे नहीं पता बी किधर है। तो वो जिस साइड से डाटा आता है उसको छोड़ के बाकी तमाम इंटरफेसिस पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। स्विच यही करता है, ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से घूमती है, इसके पास पहुँचती है और इसे कहती है मैंने बी के पास जाना है। इसको बी का नहीं पता होता, ये इस बी के पास भी फेंकती है और उठा के बाकी जिन पोर्ट से रिसीव होता है उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे भी भेज देती। तो यूँ डाटा जाता है, और जब ये वाला पैकेट भी इसके पास आता है तो ये बी के पास भी भेजती है और इधर भी भेज देती है। तो ये क्या हो रहा है, लूप क्रिएट हो जाता है नेटवर्क के अंदर। और लूप क्रिएट होने के बाद क्या होता है, आपका कैम टेबल जो मैक टेबल है वो डिस्टर्ब होता है, आपका स्विच बैठ जाता है, CPU यूटिलाइजेशन इतनी बूस्टअप कर जाती है कि आपका जो स्विच है वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल पता है क्या दूँ, अगर आपने कभी स्पैनिंग ट्री के तजर्बा करना है, नॉन मैनेज स्विचेस देखें, नॉन मैनेज स्विचेस की एक पोर्ट में केबल लगाओ और दूसरी घुमा के दोबारा एक उसी पोर्ट में लगा दो, तो जो यहाँ से डाटा आ रहा है वो यहीं से यहीं वापस आएगा, और स्विच की फिर लाइट्स जो सी है ना वो ब्लिंक करते हुए देखना, वो सॉर्ट ऑफ डिस्को है, वहाँ पर फिर बैठ के आप डांस करना, दैट्स लाइक अ डिस्को डांसर, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ लूप बन जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें आता है वो रिडंडेंसी के अंदर वो ये कि लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कि एक तरफ से डाटा आया, वो अगर उस स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया तो वो लूप क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो रिडंडेंट लिंक होता है, जो 2 रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ते को बंद कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, इसने कहा कि भैया मैंने ना बी के पास जाना है, स्विच कहता है मुझे तो नहीं पता, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है इस पोर्ट के ऊपर भी और से इस पोर्ट पे भी कर दिया। अब ये लिंक डाउन है तो ये ब्रॉडकास्ट तो इसके पास पहुंचेंगे नहीं। जब ये ब्रॉडकास्ट इसके पास पहुंचती है तो इधर से इसे पैकेट रिसीव हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पैकेट की ब्रॉडकास्ट वापस इस इंटरफेस पे नहीं भेजेगा, बाकी तमाम इंटरफेसिस पे भेजेगा और वो पैकेट बी के पास पहुंच जाएगा। ठीक हो क्या? दैट्स द सिंपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, हाउ इट वर्क्स। अभी तक आप कह रहे होंगे कि सर ने अभी शुरू में इतना लंबा लेक्चर दिया, वो स्पैनिंग ट्री 10 दफ़ा पढ़ोगे, फिर अपनी भी वो तारीफ़ कर दी बीच में और ड्रामेबाजी की सर ने। तो बेटे अभी आपने स्पैनिंग ट्री बाहर से देखा है, ठीक है। इस सारे रूल के ऊपर स्पैनिंग ट्री काम करता है, बस उसने ना ये रिडंडेंट लिंक होते हैं नेटवर्क के अंदर वो बंद करने होते हैं बस, ठीक है। बस ये अब जब नेटवर्क बढ़ता जाएगा बस ये रूल को अपने अप्लाई करते जाना और रूल चलता जाएगा। अच्छा, अब आपके में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, मुझे वो अगली तस्वीर निकाल लेने दो, टाइम टू लिव। अब आप में से जो बच्चे बादाम खाते हैं और जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है वो कह रहे होंगे कि सर आपने एक दफ़ा आईपी का हेडर पढ़ाया था और उसके अंदर आपने एक टर्म पढ़ाई थी टाइम टू लिव की, कि टाइम टू लिव की टर्म होती है वो जो अगली डिवाइस के पास जाती है वो एक वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देता है। अगर से वैल्यू मेरे पास 25 है टाइम टू लिव के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर -1 कर देते हैं तो वो 24 हो जाती है, फिर 24 के अंदर -1 कर देते हैं, तो जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो अगली डिवाइस उस पैकेट को रिसीव करती है उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देती है। तो अगर ये बात सही है तो हमारे नेटवर्क के अंदर तो हमें स्पैनिंग ट्री की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ से पैकेट भेजा, लूप हुआ, पैकेट तो बी के पास पहुँच गया, लूप हो रहा है, लूप हो रहा है, लूप हो रहा है, हर दफ़ा जिस इस डिवाइस के पास गया डिक्रीमेंट हुआ, इस डिवाइस के पास गया 24 हो गया, इस डिवाइस के पास गया 23, 22, 21, 20, और ये बैकवर्ड काउंटिंग। और एक टाइम आएगा ये तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ आइए आपको? टाइम टू लिव की वैल्यू, आप में से जिन लोगों को टाइम टू लिव की वैल्यू याद नहीं है उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो शहजादे हैं सारे के सारे, ठीक है, वो मेरे जैसे हैं, ठीक है। और जिनको याद है उनके लिए मैं क्या कहने लगा था, उनके लिए लेट मी पुट इट इन अ बेटर वे, अच्छी तरीके से, ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें याद है, ठीक है। उनके लिए जनाबे वाला आंसर ये है कि टाइम टू लिव हमने पढ़ा था आईपी के हेडर में, और आईपी काम करता है लेयर 3 के ऊपर,
ठीक है, लेयर 2 के ऊपर काम नहीं करता और हमारा स्विच लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है, तो लेयर 2 के जो स्विचेस हैं उनको इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करने की इजाज़त नहीं होती। अगर यहाँ पे राउटर होता, हाँ मैं मानता हूँ उसने डिक्रीमेंट कर देना था, तो राउटर्स के अंदर हमें स्पैनिंग ट्री के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग दैट जो डिस्कस हुई है आपके CCNA के टॉपिक में, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई है आपको कि आप में से कुछ लोग जो लड़के बहुत जीनियस हैं, ठीक है, मेरी तरह, ठीक हो गया, तो वो सोच रहे होंगे कि यार ये TTL की वैल्यू भी है। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पुरानी बातें याद रहती हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये बात बहुत अरसे के बाद जाके सीखी कि जब आप नेटवर्क पढ़ लेते हो, CCNA पढ़ लोगे, CCNP पढ़ लोगे, CCSP, DP, VP, RP, SP, जो भी आपने पढ़ना है वो पढ़ के जब आप फारिग होगे ना, और जब आप रियल नेटवर्क पे काम करना शुरू करोगे, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप उस पैकेट को जो यहाँ से चला है उसको समझो कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, और जब वो इसके पास पहुंचा तो पैकेट लेवल पे क्या इन्फॉर्मेशन थी, जो इसके पास पहुंचा तो पैकेट लेवल पे उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि नेटवर्क ट्रबल शूट कैसे होगा। अगर आपको ये नहीं पता, TTL की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हो, TTL की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पे देखते हो 1 हो जाती है, तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, हाँ यार ये सर ने पढ़ाया था कि 1 के बाद 0 होगी या 0 होगी तो पैकेट डिस्कार्ड होगा, तो पैकेट डिस्कार्ड हो रहा है और TTL मर कहाँ रहा है ये देखना है आपने। ठीक हो गया, तो इस सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, पर जिन लोगों को नहीं पता उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिनको जहन में था कि यार ये TTL की वैल्यू हमने पढ़ी थी, तो वो सोच रहे होंगे, मे भी उनके जहन में 1 महीने बाद आता, 3 महीने बाद आता, और 3 महीने बाद मैं पता नहीं कहाँ गायब हुआ होता, पता नहीं उर्दू IT अकेडमी बंद हो चुकी होती, मैंने पता नहीं क्या पढ़ाना शुरू कर दिया होता, तो फिर मैं CCNA के आंसर ना दे रहा होता। ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो जो सोच रहे हैं उर्दू IT अकेडमी बंद होने लगी, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता। मेरी तो तरफ से पूरी कोशिश है कि चलती रहे, तब तक चलती रहे जब तक ये जहाँ है। ठीक है ठीक है, मोरल लेक्चर हो गया। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि स्विच जो है वो TTL वैल्यू के साथ प्ले नहीं करता, और जो लूप क्रिएट हो जाता है वो हमेशा रहेगा लूप। ठीक है, अंटिल अल्लाह आप केबल को अनप्लग करें, लूप क्लियर करें, और फिर उसके बाद स्विच काम करना शुरू करेगा। ठीक है, मगर फिर अगली कोई ब्रॉडकास्ट होगी तो फिर मसला होगा। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। वेलकम टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब हम शुरू करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर इतनी देर से क्या लगे हुए, फिर पता नहीं, मैंने तो कोशिश की थी ये 30 मिनट का लेक्चर हो जाए, ये लंबा हो गया मेरे ख्याल में। कोशिश मैं करता हूँ कि कम हो जाए, मगर मुझे बातें करने का बहुत शौक है आप लोगों से, तो लेक्चर लंबा हो गया। ठीक है, चलो हो गया तो फिर हो गया। अच्छा, ये भी मैं स्लाइड बना रहा था, तो ताहा और अब्दुल्ला मेरी साइड पे खड़े हुए थे, और दोनों पता क्या कहते हैं, वॉली। ठीक है, तो अगर आप में से जो कार्टून देखते हैं, मुझे बहुत शौक है कार्टून देखने का, ये 3D कार्टून है, ये वॉल ई है। ठीक है, वॉली। ठीक है, ये एक स्टोरी है कि इंसान ने जो है वो दुनिया के ऊपर इतना गंद मचाया कि दुनिया ख़त्म हो गई, और इंसान को ज़मीन को खाली करके जाना पड़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज और ये दुनिया जीने के बराबर नहीं रहेगी, वहाँ दरख्त नहीं थे, कुछ नहीं थे। ठीक है, और इसका नाम है ईव। ठीक है, ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर अब्दुल्ला ने याद दिलाया, ईव है डैड, ये ईव है। ठीक है, तो इंसान ने फिर एक मशीन बनाई जिसमें सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, वो दुनिया का तमाम जो ये गंद है वो इकट्ठा करके, और उसको जो सा वो ख़त्म करना चाह रही थी दुनिया से, और ताकि दुनिया के अंदर दोबारा पौधे और चीज़ें उग सके। तो इंसान ने अपने स्पेस शिप से एक प्रोब भेजा जिसने दुनिया पे जाना था, जो दुनिया वो तबाह कर चुका था, और वहाँ पे देखना था कि ज़िंदगी के दोबारा ओसार नमूदार हुए हैं या नहीं, यानी ज़िंदगी दोबारा बननी शुरू हुई है नहीं। तो ही फाउंड अ प्लांट, और फिर वो प्रॉप वापस अपने वो स्पेसशिप में जाता है और वो बताता है। आप में से जिसने नहीं देखा, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट। इस पूरी पिक्चर में से सिर्फ मैंने ये एक वर्ड निकालना है, प्रॉब का। ठीक है, प्रॉब क्या होता है कि जब वो स्पेसशिप ने वो ये जो रोबोट टाइप की चीज़ भेजी दुनिया में ताकि चेक करे कि वहाँ पे कोई चीज़ है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोब। ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन ला के देती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोब। ठीक है, तो इस कहानी से या कार्टून से बाहर निकल के अब हम बाकी बात करते हैं। ठीक है, तो आखिर में स्टोरी ये होती है कि इसके अंदर रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है, और इसको इससे प्यार हो जाता है, और सारी वो ड्रामेबाजी। ठीक है, जो बच्चों की आम फिल्मों में होता है। ठीक है, आई वुड लव टू सी इट, आई वुड लव टू सी इट। मैंने ये 2-3 दफ़ा देखी है, बल्कि पिछले हफ्ते में फिर तो तीसरी दफ़ा बैठ के देख रहा था। ठीक है, तो आप में से जिसने नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट यू वॉच इट, वॉच इट, वॉच इट। बेशक ये वीडियो पॉज करके पहले वॉली देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो आई वुड लव टू सी अ कमेंट कि भाई किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया हो इस वीडियो के बारे में। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी इट। ठीक है, अच्छा, बहरहाल बैक टू द टॉपिक। बातें करने का बहुत शौक है आप लोगों को। अच्छा, प्रिवेंट लूप्स। स्पैनिंग ट्री जो है वो एक स्टैंडर्ड है 802.1d। ठीक है, ये याद ना करें क्योंकि मैंने अभी आपको आगे 20 स्टैंडर्ड और पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये लूप्स को प्रिवेंट करता है कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर ये लूप क्रिएट हुआ है तो ये इसको प्रिवेंट करेगा।
कैसे करेगा? हमने देख लिया कि वो एक रिडंडेंट लिंक जो से दो रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ते को बंद कर देता है, ठीक है। और ये एक पैकेट को यूज करता है दैट इज कॉल्ड अ BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, विच इज दैट रोबोट और प्रोब, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है, मैं इधर इस स्लाइड पे काम करता हूँ, ये थोड़ी बिगर है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये स्विच ऑन हुआ और इसने ना एक प्रोब भेजा, यानी ये रोबोट, ठीक है। जब भी मैं प्रोब की बात समझूँ आप ये समझ लें, ये उड़ने वाला रोबोट है, वॉली इसका नाम है ईव, ठीक है। तो इसने ये रोबोट भेजा और रोबोट ये यहाँ से यूँ गया और इसने ये यहाँ से चेक करके 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 वापस इसको यहीं पे रिसीव हो गया। इसने अपना नाम लिख के भेजा जी, अपना सिग्नेचर करके भेजा, से इसने अपना ये सिग्नेचर भेजा, एक पैकेट में डाला और चला गया। ये यहाँ से घूमा, घूम के ये दोबारा इसके पास वापस आया तो ये स्विच परेशान हो जाता है, शोर मचाना शुरू करता है, ओह आई हैव अ रिडंडेंसी इन द नेटवर्क। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने पास से एक पैकेट भेजा है तो वो पैकेट जो है घूम के आपके पास वापस आ जाता है, आप फ़ौरन समझ जाते हो आपके नेटवर्क में रिडंडेंसी है, ठीक है। लाइक आपके घर के दो दरवाजे हैं, ठीक है, आपके एक दरवाजे से एक बंदा निकलता है, ठीक है, और घूम के दूसरे दरवाजे से वही बंदा वापस आता है, तो आप क्या समझते हो कि आपके घर में आने के दो रास्ते हैं, ठीक हो गया। कैसे दो रास्ते हैं कि उसने BPDU पैकेट भेजा और वही सेम पैकेट उसको किसी और इंटरफेस से रिसीव हो गया, तो उसे पता चल जाएगा ये जो दो इंटरफेसेस हैं, अगर उसे 5 इंटरफेसेस से रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब उसके पास 5 इंटरफेसेस है, ठीक है। मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मगर एक बंदा एक दरवाजे से निकल के वो सिर्फ एक स्पेसिफिक दरवाजे नंबर 5 से ही वापस आता है, तो इसका मतलब सिर्फ दरवाजे नंबर 5 से ही आ सकते, और कहीं से नहीं आ सकते, तो ठीक है। तो उसको पता चल जाता है मेरे नेटवर्क में रिडंडेंसी है, ठीक है। तो BPDU आपको ये काम करना है। BPDU की जब भी मैं बात करूँ तो आप समझ जाओ ये एक रोबोट है, मैंने भेजा और ये कुछ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से लेकर आता है और उससे उस इन्फॉर्मेशन से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मेरे नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसी है, नेटवर्क की डायग्राम कैसी है। यानी मेरे एक केबल के साथ एक स्विच लगा हुआ है और एक स्विच और लगा हुआ है और ये स्विच आपस में यूँ कनेक्टेड है और ये स्विच आपस में ये यूँ कनेक्टेड है। मैंने यहाँ से फेंका और ये यहाँ से वापस आया, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इंटरफेस इस इंटरफेस का बैकअप इंटरफेस है, कि ये इंटरफेस जिस नेटवर्क पे लेके जा सकता है ये भी मुझे उसी नेटवर्क पे लेके जाता है। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ से प्रॉप भेजा और ये यहाँ से वापस आया, तो आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, जब इसको प्रॉप मिल जाता है ना तो ये बीच में खप जाता है, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें जी रूट ब्रिज कैलकुलेट करना है, रूट ब्रिज ढूंढना है। रूट ब्रिज क्या होता है? आपके नेटवर्क के अंदर, स्विचिंग नेटवर्क के अंदर एक ऐसा ब्रिज दो विच इज सॉर्ट ऑफ गॉडफादर या टॉप ब्रिज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर रूट ब्रिज, ठीक है। वो इलेक्शन होता है, उसको डिसाइड करते हैं, अच्छा भैया ये साहब आपके रूट ब्रिज हैं। वो इलेक्शन किस बात पर होता है? वो ब्रिज आईडी की बेस पर होता है। ब्रिज आईडी क्या होती है? ब्रिज आईडी एक वैल्यू होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम स्विचेस में ये होती है 32,768, 32,768, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप सिस्को का किसी मॉडल का स्विच उठाओ, उसके अंदर ब्रिज प्रायोरिटी या ब्रिज वैल्यू जो सी है वो ये होती है। मगर ब्रिज आईडी क्या होती है? ब्रिज आईडी आपकी प्रायोरिटी प्लस आपके स्विच का मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी? इस ब्रिज की 32768 और इसका मैक एड्रेस। इसकी क्या होगी? 32768 और इसका मैक एड्रेस। इसकी क्या होगी? 32768 और इसका मैक एड्रेस, ठीक हो गया। और अब जब सारे स्विचेस एक दूसरे को बताते हैं भाई मेरा ये, मेरी ब्रिज आईडी ये है, मेरी ब्रिज आईडी ये है, मेरी ब्रिज आईडी ये है, तो वो स्विच जिसकी सबसे छोटी ब्रिज आईडी हो या सबसे छोटी वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड अ रूट ब्रिज, ठीक हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये फिर आईडी क्यों डाली इसके अंदर, हम सिर्फ मैक एड्रेसेस की बेस पे डिसीजन कर लेते। तो मेरी जान, उसकी रीज़न ये है कि आपका एक नेटवर्क है, नेटवर्क हर वक्त एक्सपेंड होता रहता है, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क हर वक्त एक्सपेंड होता रहता है और एक्सपेंडिंग नेटवर्क के अंदर आपको पता चला आपके पास एक पुराना स्विच पड़ा हुआ था कहीं कैबिनेट में, उसका मैक एड्रेस ज़ाहिर है छोटा होगा और आपने नेटवर्क पूरे का पूरा रेनोवेट कर दिया, सारे नए स्विचेस लगा दिए, अब उनकी मैक वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि जब मैंने मैक एड्रेस पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। पहले 24 बिट जो से हैं वो वेंडर आईडी होते हैं और जो दूसरे 24 होते हैं वो इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है। सिस्को ने एक वैल्यू खरीदी और इसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। अब आज एक स्विच बना और एक साल बाद जो स्विच बनेगा उसकी वैल्यू कुछ यूँ हो मेरे ख्याल में, ठीक है, 3 अब वो जो पुराने स्विच और नए स्विच के बीच में इलेक्शन होगा तो ये स्विच हमेशा रूट ब्रिज बन जाएगा और हम इसे रूट ब्रिज नहीं बनाना चाहते। इसके ऊपर तो बेचारे पे पोर्टें ही सारी 10 मैग्स की हैं और मैंने नए स्विच को रूट ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी सिर्फ मैं प्रायोरिटी वैल्यू 32767 कर दूँगा।
अब जब ये वैल्यू छोटी है तो अब पीछे की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो तो दिस इज ऑलवेज स्मॉलर, और ये हमेशा रूट ब्रिज बनेगा। और लाजमी नहीं है आपने एक ही नंबर कम करनी, आप 15,000 कर दो, ठीक है, आप जो मर्जी कर दो, आप 1,000 कर दो, ठीक है, दैट्स अप टू यू, ठीक है, आप वैल्यू इसकी कम कर सकते हो, ठीक है, ये आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जी अभी हम समझ रहे हैं, हमारे पास आइडियल इन्वायरमेंट है कि हमारा जो ये स्विच है ना, ये रूट ब्रिज बन गया। इसने कहा जी मेरा ये सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये, तो हमने कहा जी ये मेरा स्विच जो सा है ना, ये रूट स्विच बन गया या रूट ब्रिज बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इलेक्शन हो गया, ठीक है, उसने पहले रिडंडेंसी चेक की, इलेक्शन हो गया, अब ब्लॉक द रिडंडेंट लिंक्स, और आपने जी रिडंडेंट लिंक ब्लॉक कर देने हैं, ठीक है। अब रिडंडेंट लिंक क्या होता है, ठीक है, इसकी ब्लॉकिंग के पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। अब पहले मैं ये करता हूँ कि पूरा स्पैनिंग ट्री का स्ट्रक्चर जिस तरह हम डिस्कस करते आ रहे थे वो करते हैं, ठीक है। ये स्विच ऑन हुए, इन सच तमाम स्विचेस ने बीपीडीयू फेंके और तमाम स्विचेस ने समझ लिया कि नेटवर्क जो सा रिडंडेंट है, और इन्होंने फिर इलेक्शन किया। इलेक्शन करने के बाद इस स्विच को जो सा वो रूट स्विच कह दिया या रूट ब्रिज कह दिया, जो मर्जी कह लो, ठीक है। ये आर्क अब इन दोनों स्विचेस ने, ये स्विच खाली हो गया और इसने अपनी तमाम पोर्ट्स अब ओपन कर दी, ठीक है, इसकी तमाम ओपन पोर्ट है, ये इन तमाम पोर्ट्स पे लिसन करेगा और फॉरवर्डिंग भी करेगा। अब इस स्विच ने कहा अच्छा भैया अब हमें पता चल गया जी हमारा गॉड फादर कौन है या हमारा मेन स्विच कौन सा है, अब ये देखते हैं कि मैं उसके पास पहुंचूंगा कैसे, ठीक है। तो इसने कहा जी मैं इसके पास इधर से भी जा सकता हूँ और इधर से भी जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेगा उस रास्ते तक पहुंचने की वैल्यू या कॉस्ट, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के अंदर अगर कोई लिंक 100 Mbps का होता है तो उसकी वैल्यू 4 होती है, ये मैं आपको आगे टेबल दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसने कहा ये लिंक जो सा ये 1 गीग का है तो इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। तो मैं 4 वैल्यू के बाद मेरी जो इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो इस रास्ते की कॉस्ट मुझे 4 पड़ेगी, ठीक है। फिर आप कहते हो अच्छा चलो अब मैं इधर से अगर जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट पड़ती है 4 और फिर 4, तो मुझे इस रास्ते की कॉस्ट कितनी पड़ेगी 8। तो ये स्विच कैलकुलेट कर लेगा अच्छा तो बेस्ट रास्ता मेरे लिए कौन सा है ये वाला, तो मैं इस लिंक को ब्लॉक कर देता हूँ और मैं अब रूट स्विच तक सिर्फ इस तरह जाऊँगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। लाइक आपके पास सरगोदा से लाहौर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता मोटरवे से है और एक रास्ता जो सा से एक और रास्ते से पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया के रास्ते में आपके पास 10 टूल प्लाजे आते हैं, हर 10 टूल प्लाजे वाले 10-10 रुपये लेते हैं। मोटरवे में एक टूल प्लाजा आता है, बल्कि 2 टूल प्लाजे आते हैं, से 2 टूल प्लाजे आते हैं और वो 10-10 रुपये लेते हैं। एक रास्ता 20 रुपये में जा रहा है, एक रास्ता 100 रुपये में जा रहा है, आप 20 रुपये वाला लोगे। दैट्स द सेम सिचुएशन। लाहौर आपका रूट ब्रिज है, ठीक है, बल्कि रूट ब्रिज नहीं, मैं कहता हूँ आपका ससुराल है। अब आपने ससुराल जाना है, ठीक है, यासिर अब मुझे छेड़ेगा, ठीक है। तो खैर तो अब आपने अपने ससुराल पहुंचना है जो आपका रूट ब्रिज है। तो अब आपने कैसे जाना है, तो आप जो है वो शॉर्टेस्ट रूट लोगे, क्योंकि आप जब तक आपने ससुराल जाने का अच्छा रास्ता नहीं करोगे तो आपने तो हर हफ्ते जाना होता है, ठीक है। कोई मेरे जैसा बिल्कुल ही नीचे लगा बेचारा, उसने तो हर रोज़ जाना पड़ता है बेचारे को, ठीक है। तो जनाब फिर आपको सस्ता रास्ता और सस्ता सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जब जो काम आपने हर हफ्ते या हर महीने करना है, ठीक है। तो वो स्विच जो सा है वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेगा और दूसरे पाथ को वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इरेज आ लिंक, ठीक है। तो उसने कहा जी मेरे पास ये बेस्ट रूट है, तो ये मेरी जो सी है ना इस पोर्ट को मैं कहता हूँ रूट पोर्ट। इस पोर्ट को इसने क्या कह दिया, रूट पोर्ट, और ये आपका रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज को रूट कुछ नहीं करना पड़ता, जब उस स्विच को पता चल जाता है मैं रूट ब्रिज हूँ, वो अपनी सारी पोर्ट्स को ओपन पोर्ट्स कर देता है, ठीक है, या डेजिग्नेटेड पोर्ट कर देता है। ओपन पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या करता है दूसरा स्विच जोन सा है, अब इसके पास भी बेस्ट रूट कौन सा है जाने का, ये वाला, तो ये इसको भी अपनी रूट पोर्ट कह देगा कि भाई ये रूट के पास जाने के लिए मेरे पास बेस्ट रास्ता ये है। अब क्या होगा, अब इस लिंक के ऊपर फड्डा खुलना सारे का सारा, ठीक है। अब जी इन दोनों स्विचेस डिसाइड करेंगे कि हमने इस लिंक के साथ क्या करना है। ये स्विच इस लिंक को डेजिग्नेटेड पोर्ट करार दे देगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। आप कह रहे हैं मैं समझ गया, ठीक है। और ये स्विच जो है इस लिंक को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अभी तक आप समझ रहे थे कि मैं स्पैनिंग ट्री सारे समझ गया, अब मसला खुलेगा
कि एक साइड से जब आपने इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देखी, आपने कहा अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गई स्पैनिंग ट्री की प्रोटोकॉल टोपोलॉजी। जब आपने इस स्विच से देखा तो इसने इसे मार्क किया डेजिग्नेटेड पोर्ट, मगर इस स्विच ने इस पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट करा दिया, तो इधर डाटा नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इसने इस स्विच ने इसे डेजिग्नेटेड क्यों करार दिया और इसने इसे ब्लॉक क्यों करार दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर दोबारा टाई हो गया कि कौन इसे ब्लॉक करेगा कौन इसे डेजिग्नेटेड करेगा। तो इस स्विच की जो सी है वो मैक वैल्यू छोटी थी इसकी निस्बत, तो ही हैज़ गॉट अ प्रायोरिटी, तो इसने इसे डेजिग्नेटेड कर दिया और इस साहब ने इसे ब्लॉक कर दिया। अब ये दोनों स्विचेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ओवर दिस लिंक। और हमारे पास नेटवर्क के अंदर लूप नहीं क्रिएट होता। दैट इज होल ऑफ योर स्पैनिंग ट्री कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ योर स्पैनिंग ट्री कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया? ठीक है। सिस्को की बुक ने थोड़े डिफरेंट मॉडिफाई करके सेगमेंट्स बना के डिफाइन किया हुआ, मैंने सेगमेंट्स नहीं बनाए, मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। ठीक है। और अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है। यहाँ तो मैक एड्रेसेस ने डिसीजन कर दिया क्योंकि टाई हो गया था कि कौन इस लिंक को ब्लॉक करेगा कौन इस लिंक को डेजिग्नेटेड करेगा। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, वो है ये। ठीक है कि मैंने यहाँ पे इसको रूट पोर्ट कह दिया क्योंकि ये मुझे रूट ब्रिज के पास लेके जाती है, इसने भी इसे रूट पोर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका मैक एड्रेस था 1 और इसका मैक एड्रेस था 2, तो जिसका मैक एड्रेस 1 था वो उसने डेजिग्नेटेड पोर्ट कर दिया और जिसका मैक एड्रेस बड़ा था उसने उसे ब्लॉक कर दिया और ये लिंक आपका ब्लॉक हो गया। इन शॉर्ट आपका लिंक ब्लॉक हो गया। इधर क्या होगा? ठीक है, ये मेरा रूट ब्रिज हो गया, इसने अपनी अब दोनों पोर्ट्स, रूट ब्रिज की कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होती, तमाम पोर्ट्स ओपन होती हैं। ठीक है। अब इस स्विच ने डिसाइड करना है, ठीक है, कि ये मेरी रूट पोर्ट होगी। ठीक है, से मैंने कहा जी ये 100 मैक का लिंक था। ठीक है, से इसे कह दिया जी इसकी वैल्यू थी 4 और इसकी वैल्यू थी से 19। ठीक है, क्योंकि ये 100 मैक का था। ठीक है, तो ये आपकी रूट पोर्ट होगी, आपने इसको रूट पोर्ट कर दिया और इस पर सारा डाटा जा रहा है। अब ये वाली पोर्ट क्या होगी? ठीक है, ये वाली पोर्ट क्या होगी? ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि डिसीजन किस बेसिस पर हो। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ी सी गलती कर गया इसमें। आपका ये रूट ब्रिज है। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ स्पैनिंग ट्री मुश्किल है। ठीक है, ये रूट ब्रिज है, इसकी दोनों पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू है, टाई हो गया। अब स्विच कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने कौन से लिंक पे लेके जाना है? स्विच के तो दोनों इंटरफेसेस एक ही हैं, स्विच का मैक एड्रेस भी सेम है, तो डिसीजन विल गो बैक टू लोअर पोर्ट नंबर। ठीक है, और लोअर इज द बेस्ट। अगर ये इंटरफेस है इंटरफेस 0/10 और ये इंटरफेस है 0/20, ठीक है, तो ये वाला 20 वाला लिंक ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला लिंक जो है वो रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, पहले डिसीजन होगा मैक की बेसिस पे। ठीक है, अगर मैक टाई हो जाता है, लाइक एक स्विच है उसके दोनों इंटरफेसेस हैं, तो फिर डिसीजन होगा इंटरफेस नंबर पे। जिसका इंटरफेस नंबर बड़ा है वो इंटरफेस बंद हो जाएगा और जिसका इंटरफेस नंबर छोटा है वो फॉरवर्डिंग स्टेटस में हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? और ये हमारा स्पैनिंग ट्री था। मैं इसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, मुझे नहीं पता अगली स्लाइड पे क्या है। ठीक है, ये मेरा लिंक था, स्विच ऑन हुए, इस स्विच ने एक BPDU फेंका, इसने भी फेंका, इसे पता चल गया हो मेरे लिंक पे तो रिडंडेंसी है, स्पैनिंग फ्री किक इन हुआ हुआ था। इसने क्या किया, इलेक्शन करो, इलेक्शन में जी ये भाई साहब जीत गए और इन्होंने अपनी असम्बली बना ली। ठीक है, रूट ब्रिज बन गए। अब जब ये रूट ब्रिज बन गए तो तमाम स्विचेज जितने नेटवर्क में होंगे, ठीक है, वो तमाम इस स्विच तक पहुंचने का बेस्ट राउट फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने बेस्ट राउट फाइंड आउट कर लिया कि उन्हें पता चल गया जी दिस इज़ द बेस्ट राउट, दिस इज़ द बेस्ट राउट एंड दिस इज़ द बेस्ट राउट। और उसके अलावा बाकी तमाम इंटरफेसेस को अब वो एवेलुएट करेंगे। ठीक है, इसने एवेलुएट किया ये इंटरफेस को, तो इसने देखा कि मेरा मैक एड्रेस जो है वो छोटा है, तो मैं इसको डेजिग्नेटेड कर दूंगा और इसको ब्लॉक कर दूंगा, ये नॉन डेजिग्नेटेड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ लिंक था। ठीक है, इसने देखा कि अच्छा ये मेरे साथ लिंक है और मेरा मैक एड्रेस इससे छोटा है, तो इसने इसको डेजिग्नेटेड कर दिया और इसने इसको ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली इन शॉर्ट ये लिंक ब्लॉक हो गया। इसके बीच में भी लिंक था, ये लिंक भी ब्लॉक हो गया, इसके बीच में भी लिंक था, वो भी ब्लॉक हो गया, इसके बीच में भी लिंक था, ये भी ब्लॉक हो गया। अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि ये लिंक जो है डाउन हो गया, चूहा आया और उसने ये केबल को उतर दी। ठीक है, तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, आइदर वो इस रास्ते से जाए, आइदर वो इस रास्ते से जाए। तो स्विच देखेगा कि कॉस्ट की वैल्यू पे कि कौन सा मुझे छोटा पड़ता है। अगर ये 10 Mbps का लिंक था, इसकी कॉस्ट थी 19 और इसकी कॉस्ट थी 4। ठीक है,
तो 19 + 4 23, इसको इधर इस रास्ते से जाने के लिए 23 की कॉस्ट पड़ती थी और इस रास्ते से जाने के लिए 8 की कॉस्ट पड़ती थी। तो वो इसको ओपन कर देगा, इसको ब्लॉक ही रखेगा, तो वो यहाँ से डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा और ये लिंक तो शट डाउन हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, जो भी चक्कर हो गया। ठीक हो गया, दिस इज हाउ योर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक हो गया, ये सारी स्टोरी है। 10 Mbps का लिंक होता है उसकी कॉस्ट 100 होती है। 100 Mbps का लिंक होता है उसकी कॉस्ट 19 होती है। 1 Gbps का जो लिंक होता है उसकी कॉस्ट 4 होती है और जो 10 गिग का लिंक होता है उसकी कॉस्ट 2 होती है। 10 गिग से जितना लिंक बड़ा होगा उसकी कॉस्ट 1 होगी। ठीक है, जीरो कॉस्ट भी होती है, मुझे नहीं पता। ठीक हो गया, तो दैट इज होल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, दिस इज हाउ योर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक हो गया, ये स्लाइड जो सी है ये मेरे ख्याल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली जब स्विच ऑन होता है तो वो अपनी तमाम पोर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट में रख देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने मैनेज स्विच पे काम किया ना, उन्होंने देखा होगा कि जब उसमें केबल प्लग इन करते हैं तो वो स्विच डिवाइस फ़ौरन ऑन नहीं होती। ठीक है, वो स्विच जो सा उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम चलाता है। ठीक है, उस पर पूरा स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम चलाता है। ये वो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम है कि वो उस पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। आपने स्विच में केबल लगाई, अगर सिस्को का कोई स्विच है उसमें आप केबल लगाओगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वो पोर्ट ब्लिंक करना नहीं शुरू करेगी, वो ब्लॉक कर देगी। 20 सेकंड तक वेट करेगी। 20 सेकंड के बाद उस पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में लाएगी और देखेगी कि क्या मैंने इसको ब्लॉक करना है, फॉरवर्डिंग करना है, क्या करना है। उस पर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम चला के फिर उसको लर्निंग स्टेट में लाएगी और फिर फॉरवर्ड करना शुरू करेगी डाटा। ठीक है, उसको फिर फास्टली इस सारे प्रोसेस को 20, 30, 50 एक सेकंड लगते हैं उसके अंदर। ठीक है, आप पोर्ट लगा के बैठे होते हो और आप जो फास्ट होते हैं ना, मेरी तरफ पागल किस्म के नेटवर्क इंजीनियर, वो लगे होते हैं पिंग कर रहे हैं, पिंग नहीं हो रहा, पिंग नहीं हो रहा, 3-4 दफ़ा लैपटॉप को मुक्का मारते हैं, स्विच को मुक्का मारते हैं, चल नहीं रहा। ठीक है, उन्हें असल स्टोरी नहीं पता होती कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो एक्चुअली स्पैनिंग ट्री वर्क कर रहा होता है, हर पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर एक स्विच है उसके इस पोर्ट पे डिवाइसेस लगी हुई हैं, अब इनके ऊपर स्पैनिंग ट्री चलाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके आगे तो कंप्यूटर लगा हुआ है, तो मुझे स्पैनिंग ट्री चलाने की ज़रूरत ही नहीं है इस पोर्ट के ऊपर। मैं इस पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री बंद कर सकता हूँ। कैसे बंद करूँगा, वो कैसे काम करेगा, दैट्स अनदर लेक्चर, वो हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली स्विच ऑन हुआ, उसने BPDU सेंड किया और बैठ गया वेट करने के लिए। 20 सेकंड तक वेट करता है। अगर उसे BPDU नहीं मिलता इस पोर्ट पे, से मेरे पास ये स्विच है, मैंने उसको ऑन किया और इस स्विच पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, और इस स्विच पे एक और स्विच लगा हुआ है और इस स्विच पे फिर एक और स्विच लगा हुआ है और इस स्विच पे फिर एक और स्विच लगा। ठीक है, ये स्विच ऑन हुआ और इसने BPDU फेंक दिया। लेट मी ग्रीन कलर में मैं BPDU बना देता हूँ। ठीक है, ये BPDU पैकेट फेंका इसने, इस पोर्ट पे भी फेंका, इस पोर्ट पे भी फेंका और इस पोर्ट पे भी फेंका। अब ये BPDU यहाँ से गया, ज़ाहिर स्विच नहीं है, ये तो बेचारा मेरी तरह शरीफ सा कंप्यूटर है, इसने BPDU को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, 20 सेकंड तक वेट करेगा। अगर उसे इस पोर्ट पे BPDU, हम इस पोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, BPDU नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, उस पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में कर देगा। अब उस पर लिसन करना शुरू कर देगा। ठीक है, 15 सेकंड वेट करेगा, उसको कहीं BPDU नहीं मिलेगा, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो उसको लर्निंग स्टेट में करेगा, मैक एड्रेस लर्न करेगा, जो भी करेगा, और उसके बाद उससे डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ये टाइमर हम चेंज कर सकते हैं। और इस पोर्ट पे क्या होगा कि वो BPDU सेंड करेगा और वो 20 सेकंड के टाइमर के अंदर जब वो लिसनिंग में पहुंचेगा तो उसको यहाँ से BPDU मिल जाएगा। वो सारी पोर्टों पे अब इस पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री चलाना शुरू कर देगा। अब देखेगा जी, अच्छा जी, अब मैंने इसे ब्लॉकिंग करना है, डेजिग्नेटेड करना है, रूट पोर्ट करना है, उसे पता चल जाएगा यार स्पैनिंग ट्री है। वो फिर यहाँ पे अब आगे कार्रवाई डालना शुरू करेगा। ठीक है, कि अच्छा कहेगा, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब इलेक्शन करो। इलेक्शन करेगा, इलेक्शन करके देखेगा ये रूट ब्रिज है या नहीं, उसे पता चलेगा जी ये रूट ब्रिज है। ठीक है, अब वो देखेगा कि ये पोर्ट मेरी मेन पोर्ट है या ये पोर्ट मेरी रूट पोर्ट है। ठीक है, रूट पोर्ट टर्म याद रखना है, रूट पोर्ट है। ठीक है, तो अगर ये रूट पोर्ट होगी तो इसको रूट पोर्ट कर देगा और इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये सारा स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, और इसको इससे अवॉइड करने के लिए हम स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड यूज़ करते हैं। दैट्स अनदर लेक्चर, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर समझ आ जाना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है। अगर आपको मैं 10 स्विचेस का नेटवर्क दूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी ब्लॉक पोर्ट है, कौन सी नॉन ब्लॉक पोर्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूं, अगर मेरी बीवी बच्चों ने मुझे इजाज़त दी। ठीक हो गया, तो दैट्स इट, दैट्स हमारा होल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच और ये 4 स्विच। ठीक है, और ये लो जी, क्या अब आप यहाँ पे इस पे स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट कर सकते हो। आप में से कुछ बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इस पे भी स्पैनिंग ट्री चला के दिखाएंगे। हालांकि इसमें स्पैनिंग ट्री चल नहीं सकता, इस नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी नहीं है। इस नेटवर्क में रिडंडेंसी डाल दें अब, ये लो जी, ये नेटवर्क में रिडंडेंसी होगी। इसने BPDU फेंका और उसको वो BPDU
इस पोर्ट से वापस मिल रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट करेंगे रूट ब्रिज हमने जी इलेक्ट कर लिया, ये हमारा रूट ब्रिज है, ठीक है। तो ये मेरी प्राइमरी पोर्ट है, मैंने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया और इस पोर्ट को ब्लॉक कर दूँ। अब रिडंडेंसी रहेगी, देखो कहीं रिडंडेंसी है यहाँ पे। मैंने यहाँ से पैकेट भेजा, मेरे पास वापस नहीं आ सकता। मैंने यहाँ से पैकेट भेजा, मेरे पास वापस नहीं आ सकता। मैंने यहाँ से पैकेट भेजा, मेरे पास वापस नहीं आ सकता। ठीक हो गया, दैट्स इट, दैट्स इज अवर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आप 10-12 स्विच बना के दोबारा स्पैनिंग ट्री चला के देखें। आई वुड सजेस्ट आप में से कुछ लड़के एक पिक्चर अपलोड करें और उसके बाद कर मुझे दिखाएं कि आपको समझ आई है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की या नहीं। कोई भी 10-12 स्विचेस को जोड़ें, नेटवर्क में रिडंडेंसी बनाएं, देखें कौन सी फॉरवर्डिंग पोर्ट होनी चाहिए, कौन सी ब्लॉकिंग पोर्ट होनी चाहिए, फॉरवर्ड और ब्लॉकिंग, बस इस पे ही काम रखें, ठीक है। वो डेजिग्नेटेड नॉन डेजिग्नेटेड में फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको फिर मैक एड्रेस और बाकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4-5 दफ़ा पढ़े इस लेक्चर को, समझना चाहिए आपको। अगर आपको समझ आ गई, यू आर सक्सेसफुल। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा बादाम खा के दोबारा पढ़ना पड़ेगा और फिर अगले स्पैनिंग ट्री के लेक्चर नहीं समझ आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।